हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 10 बल, कार्य और ऊर्जा। यानी कि आज हम बल, कार्य और ऊर्जा के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे परिवेश में अनेक वस्तुएं गति करती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आपको दिखाई देता होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमेशा गति करती रहती हैं। जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया, हवाई जहाज तथा सड़कों पर मोटर, बस, स्कूटर, बैलगाड़ी व साइकिल भी गति करती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आपके आसपास ये सारी चीजें आपको गति करती नजर आ जाएंगी। रेल की पटरियों पर रेलगाड़ी को भी गति करते हुए हमने देखा है। हमने इनको हम इस स्थिर या रुकी हुई स्थिति में भी देखते हैं। मतलब हम इन वस्तुओं को इनकी रुकी हुई अवस्था में भी देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, बस चल रही है, ट्रेन दौड़ रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है और साइकिल खड़ी है। अब आती है बात स्थिर अवस्था की। तो स्थिर वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिमान किया जा सकता है। यानी कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई अवस्था में है, यानी कि वो एक स्थान पर खड़ी है, तो उसको हम बल लगाकर आगे बढ़ा सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। तो बल लगाकर गतिमान वस्तु की गति को तेज अथवा धीमा किया जा सकता है तथा उसे स्थिर भी कर सकते हैं। बल का गतिमान वस्तु की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बल का जो है वो गतिमान वस्तु की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कहना यह है कि यदि कोई वस्तु रुकी अवस्था में खड़ी है तो उसको हम बल लगाकर गतिमान अवस्था में कर सकते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उस पर हम बल लगाकर उसे स्थिर अवस्था में कर सकते हैं। और यही क्या है? यही बल है। तो आइए अब इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दो छात्र आमने सामने कुछ दूरी के अंतर पर खड़े हों। यानी कि दो छात्रों को कुछ दूरी के अंतर पर खड़ा किया जाए। एक छात्र जमीन पर या फर्श पर रखी गेंद को दूसरे छात्र की ओर लुढ़काए। दूसरा छात्र उस लुढ़कती गेंद पर बल्ले या लकड़ी की छड़ी की सहायता से उसे विभिन्न दिशाओं में बल लगाए तो क्या होता है? गेंद की गति किस दिशा में बदल जाती है? तो गेंद की जो गति है वो विभिन्न दिशाओं में बदल जाती है। तो गतिमान, इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि गतिमान वस्तुओं पर विभिन्न दिशाओं में बल लगाने से उसकी गति की दिशा बदल जाती है। यानी कि अगर हम बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। अब हम बात करेंगे मुलायम अथवा कोमल वस्तुओं पर बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है। यानी कि एक कोमल वस्तु होती है और एक होती है कोमल अथवा मुलायम। यानी कि कोमल हो या मुलायम हो, उस पर अगर हम बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है। तो आओ सीखें। इस पर भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से सीखेंगे। चिकनी मिट्टी की गोली बनाएं। यानी कि एक छोटी चिकनी मिट्टी लें और चिकनी मिट्टी की गोली बनाएं और अपनी दोनों हथेलियों के बीच में उसे रखकर दबाएं। क्या होता है? यानी कि चिकनी मिट्टी की एक गोली बनाएं और उसको हमने अपने दोनों हाथों के बीच रखकर उसको दबा दिया। इस प्रकार गुथे हुए आटे की गोली बनाएं और उसे दबाएं तो क्या होता है? आप देखेंगे कि मुलायम अथवा कोमल वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी आकृति आसानी से बदल जाती है। यानी कि अगर हम मुलायम वस्तु पर बल लगाते हैं तो उनकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। मुलायम वस्तु पर बल लगाने से क्या मिलता है? आइए देखें कि मुलायम वस्तुओं पर बल लगाने से क्या लाभ मिलता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से कि टूथपेस्ट के ट्यूब को दबाने से पेस्ट बाहर निकल आता है। यानी कि अगर हम मुलायम वस्तु पर बल लगाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ निकलते हैं कि जो टूथपेस्ट होता है, अगर उस पर हम बल लगाएं तो बल लगाने से जो पेस्ट होता है टूथपेस्ट के अंदर वो बाहर निकल आता है। गुथे हुए आटे की गोली यानी कि लोई पर बेलन से उपयुक्त दिशा में बल लगाकर रोटी बनाते हैं। उबले हुए आलू को छीलकर उस पर बल लगाकर उसे भरभरा करते हैं, यानी कि भरता बनाते हैं उसका। कुम्हार चिकनी मुलायम मिट्टी पर बल लगाकर भिन्न भिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो आइए इससे हमने क्या सीखा? तो इससे हमने सीखा कि कोमल या मुलायम वस्तु पर बल लगाने से उनकी आकृति बदल जाती है। यानी कि अगर हम कोमल वस्तुओं पर बल लगाएं तो उनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं कि भारी वस्तुओं को ऊपर उठाने से किस प्रकार का बल लगता है। तो इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आइए, तो एक ईंट लें। हमने एक ईंट ली, उसे हथेली पर रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आप क्या देखते हैं? हथेली की मांसपेशियों का अवलोकन करें। क्या होता है? तो मांसपेशियां उभरी हुई दिखाई देती हैं। यानी कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब इन्होंने इस ईंट को उठाया तो इनकी जो मांसपेशियां ये उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। ईंट को ऊपर उठाने में पेशियों द्वारा बल लगाना पड़ता है। यानी कि जब ईंट को ऊपर उठाते हैं तो पेशियों द्वारा क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो इस प्रकार के बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी कि ऐसा बल जो पेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं।
ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण दें जिनमें पेशे बल लगता है। जैसे तांगा खींचने में घोड़े द्वारा पेशे बल लगता है, यानी कि जैसे एक उदाहरण दे रखा है कि तांगा खींचते समय घोड़े की जो पेशे बल है उस पर जो है पेशे बल लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्या अन्य प्रकार के बलों का भी प्रयोग होता है? क्या आप जानते हैं कि पेशे बल के अलावा किसी अन्य प्रकार के बलों का भी प्रयोग होता है? तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, प्राय पेड़ से सूखे पत्ते, पके फल जमीन पर गिरते हैं, वर्षा की बूंदें भी जमीन पर गिरती हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? गेंद को ऊपर फेंकने पर वह भी कुछ ऊंचाई तक जाकर वापस जमीन पर आ गिरती है। इन सभी वस्तुओं को पृथ्वी की ओर आने का क्या कारण होता है? यानी कि ये जो सभी वस्तुएं जितने भी हम, जैसे हमने अभी बात करी कि पेड़ से टूटे सूखे पत्ते, बारिश की बूंदे या पके फल, तब सभी की सभी चीजें या ऊपर फेंकी हुई गेंद वो भी नीचे की ओर गिरती है, यानी कि जमीन पर आकर गिरती है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण हो सकता है? आइए समझें कि सर आइजैक न्यूटन के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। यानी कि सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जो अपने सेब के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अचानक एक सेब टूटकर जमीन पर गिरा और जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने एक पेड़ जो है, जो एक आम है वो, या सेब जो है वो टूटकर जमीन पर गिरा। उन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ, तो उनके मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ कि सेब ऊपर की ओर न जाकर पृथ्वी पर ही क्यों गिरा। यानी कि सेब अगर उसको टूटना ही था तो वो ऊपर की ओर भी जा सकता था, लेकिन वो ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही जमीन पर गिरा। इसके पीछे कई कारण अवश्य हैं, इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी द्वारा एक बल लगता है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि कहने मतलब यह है कि एक बल और निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल होता है जो वस्तुओं को, जो पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब बात आती है गुरुत्व बल के अलावा और कौन कौन से बल होते हैं, तो इसमें क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। मेज पर लोहे की कुछ छोटी कीलें फैलाएं, उनमें उनके निकट एक चुंबक लाएं। क्या होता है? यही क्रियाकलाप आलपिन लेकर भी करें, यानी कि आप ये क्रियाकलाप आलपिन लेकर भी कर सकते हैं। तो जैसे ये चुंबक हो गई, ये लोहे की कीलें हो गई। लोहे की कीलों के पास जब चुंबक को लेके आए तो चुंबक ने लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो चुंबक लोहे की कीलों को या और आलपिनों को आकर्षित कर लेता है। चुंबक द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बल जो चुंबक के द्वारा लगाया जाता है चुंबकीय बल कहलाता है। घरों में प्राय स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक द्वारा की जा सकती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन चुंबक से चिपकते नहीं हैं। मतलब कि अगर हमें जांचना है कि बर्तन किस प्रकार के हैं तो हम चुंबक का सहारा ले सकते हैं, और चुंबक के माध्यम से हम जो बर्तनों की गुणवत्ता को पहचान सकते हैं कि वह लोहे के हैं या स्टेनलेस स्टील के हैं। अब बात करते हैं विद्युत बल क्या है। अब बात करते हैं विद्युत बल भी एक बल होता है, तो इसको भी समझें ये क्या होता है। इसको भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। मेज पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े फैलाएं। हमने एक मेज ली और उस मेज पर कागज के एक छोटे छोटे टुकड़े फैला लिए। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। प्लास्टिक या रबर की एक कंघी को सूखे बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं। क्या होता है? अब आप क्या देखेंगे, कागज के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ये हमने कागज लिया, एक मेज है, मेज के ऊपर छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे, और जो हमने एक कंघी ली और कंघी को सूखे बालों से रगड़कर उसको इनके पास लेके गए, और इन्होंने क्या किया, जो कंघी थी कंघी पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कंघी के आवेशित होने पर कागज के टुकड़े पर आकर्षण बल लगता है, और जिसे विद्युतीय बल कहते हैं। यानी कि जो कंघी है उस पर एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, कुछ नीचे दिए गए क्रियाकलाप दिए गए हैं। लगने वाले बलों और अनेक उनकी जो है सम्मुख लिखें। यानी कि जो क्रियाकलाप दिए गए हैं उस क्रियाकलाप के सामने एक बल का नाम दिया गया है कि कौन से क्रियाकलाप पे कौन सा बल लगता है, उसका नाम लिखें। जैसे साइकिल चलाने में पेशीय बल लगता है। सूखे बालों में केश कंघारा करने पर विद्युतीय बल निकलता है। बैलों द्वारा रेलगाड़ी खींचने में पेशीय बल लगता है। ऊपर फेंकी गेंद के पृथ्वी पर गिरने से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जबकि चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु आकर्षित होने से चुंबकीय बल लगता है। तो
हमने सीखा। आइए हमने क्या सीखा? बल। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक, धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करता है। यानी कि बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करता है। पेशीय बल किसे कहते हैं? कि मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। गुरुत्व बल क्या होता है? कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्व बल कहते हैं। चुंबकीय बल क्या होता है? कि चुंबक द्वारा लगे आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत बल क्या होता है? कि कंघी को बालों में रगड़ने पर उसके द्वारा लगे बल को विद्युत बल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बल लगाने की और भी युक्तियां हैं? तो आइए जाने क्या बल लगाने की और भी युक्तियां हैं। तो इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि पेड़ की एक लचकदार टहनी लें, इसके दोनों सिरों को एक मजबूत डोरी से बांधकर धनुष की आकृति बना लें। यानी कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब एक पतली डंडी से एक छोटा सा तीर बनाएं। तीर को डोरी में फंसाकर डोरी को अपनी ओर खींचकर ताने और तीर को छोड़ें। क्या होता है? बल लगने से तीर गतिमान हो जाता है। यानी कि आपने देखा कि हमने एक लचीली डंडी ली और उस डंडी में हमने दोनों सिरों पर एक रस्सी बांध दी या एक धागा बांध दिया और उसमें हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया लकड़ी का और जिससे हमने एक धनुष बनाया, उसको खींच करके छोड़ दिया। अब आपने देखा तो इस पर कौन सा बल लग जाता है? तो चाबी से चलने वाले खिलौनों में चाबी भरकर उन्हें गतिमान किया जाता है। इन खिलौनों में कमानी लगी होती है। चाबी भरने से इनकी कमानी खिंच जाती है और जिस कारण उसमें तनाव बल आ जाता है और इस खिलौने की गति हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है? एक तनाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है। कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? अब कार्य की बात आती है। तो कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो कार्य करने के लिए बल आवश्यक है और बल द्वारा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन से कार्य होता है। यानी कि अगर हम कार्य करना चाहें तो कार्य करने के लिए हमें बल जरूरी है और बल के द्वारा ही किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा मनुष्य और जीव जंतुओं में भोजन से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये ऊर्जा अब मनुष्य और जीव जंतुओं में कहाँ से आती है? तो वो जब भोजन प्राप्त करते हैं तो वही से उसे एनर्जी मिलती है। मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक आदि वाहनों को ऊर्जा जो मिलती है वो पेट्रोल अथवा डीजल से प्राप्त होती है। यानी कि जिस प्रकार मनुष्य जीव जंतुओं को भोजन से एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार गाड़ियों को, स्कूटरों को, बसों को, इनको पेट्रोल डीजल से एनर्जी प्राप्त होती है। तो मनुष्य ऊर्जा भोजन के रूप में तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होते हैं? अभी हमने कोयला और पेट्रोलियम के विषय में पढ़ा। तो कोयला और पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होते हैं? यानी कि ये गाड़ियों की क्या होती है? एनर्जी होती है। और ये अब कहाँ से प्राप्त होती है? तो आओ चर्चा करें। कोयला और पेट्रोलियम कुछ स्थानों पर जमीन के बहुत नीचे ठोस अथवा द्रव यानी कच्चे तेल के रूप में पाए जाते हैं। इनको शुद्ध करके शोधित कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, एलपीजी आदि प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि इनको शोधित करने के बाद जो कोयला है, मिट्टी है, डीजल, पेट्रोल आदि प्राप्त होते हैं। पेट्रोल और कोयले का निरंतर अधिक मात्रा में उपयोग करने से कुछ समय बाद ये समाप्त हो सकते हैं और इनके भंडारण सीमित है। मतलब जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनके जो भंडारण है वो सीमित है और ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ऊर्जा की दिनों दिन खपत को देखते हुए ऊर्जा के अपव्यय की रोकथाम और संरक्षण आवश्यक है। यानी कि ऊर्जा दिन पर दिन जो है खर्च होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इसकी रोकथाम और अपव्यय या संरक्षण इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऊर्जा के संरक्षण और उसके अपव्यय की रोकथाम कैसे की जा सकती है? यानी कि ऊर्जा के संरक्षण को कैसे कर सकते हैं और इनके अपव्यय की रोकथाम कैसे की जा सकती है? यानी कि ये जो घट रही है, खत्म हो रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, प्राय रसोई घर में चूल्हे या स्टोव पर चढ़ा पानी उबलता रहता है। रसोई घर में जो है चूल्हे पर या स्टोव पर जो चढ़ा पानी वो कैसा करता है? उबलता रहता है और लकड़ी, कोयला और गैस जलती रहती है। इससे ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है। यानी कि इससे ऊर्जा क्या होती है? खत्म होती रहती है। पानी के उबलते ही गैस या स्टोव की लो धीमी कर देने अथवा बंद कर देने से
ईंधन की बचत होती है। यानी कि जैसे पानी उबलना शुरू हो जाए तो तभी हम क्या करें, या तो गैस को कम कर दें या उसको बंद कर दें। इससे क्या होगा, जो ईंधन है हमारा, जो हम ईंधन को खर्च कर रहे हैं वो उसकी बचत होगी। ईंधन की बचत करने के लिए प्रेशर कुकर में भोजन पकाना अच्छा है। यानी कि ईंधन को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर कुकर में भोजन पकाएं। बिजली को अनावश्यक खर्च न करके विद्युत ऊर्जा का अपव्यय रोका जा सकता है। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बल्बों के उपयोग से विद्युत कम खर्च होती है। यानी कि CFL के प्रयोग से बिजली जो है वो काफी कम खर्च होती है। आसपास की जगहों में पैदल अथवा साइकिल से जाकर पेट्रोल की बचत की जा सकती है। यानी कि अगर आसपास के क्षेत्रों में जैसे हम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक अगर जाएं, अगर हम केवल साइकिल का प्रयोग करें, वहां गाड़ियों का प्रयोग ना करें, तो उससे पेट्रोल की क्या होती है, बचत होती है। ऊर्जा के स्रोत सीमित है। दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए ऊर्जा के अन्य स्रोत की खोज करना आवश्यक हो गया है। यानी कि जैसे जैसे दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ऊर्जा की दिनों दिन खपत बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। ऊर्जा के स्रोत के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं, तो इस पर भी चर्चा करें कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है और इससे ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि सूर्य एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है और वो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। सूर्य की ऊष्मा का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। कई ऐसे लालटेन व कैलकुलेटर होते हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे कैलकुलेटर भी हैं और कुछ ऐसे लालटेन हैं जो सौर ऊर्जा के माध्यम से चलते हैं। और आजकल तो वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल का भी उपयोग दैनिक जीवन में प्रयोग आसान कर दिया है, जिससे ऊर्जा को बचाया जा सकता है, बिजली को बचाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े सौर पैनल बनाए हैं जो बड़े उद्योगों के लिए आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रदान करते हैं। इससे गाड़ियां भी चलाई जा सकती है। और जैसा कि आप अब देख भी रहे हैं कि आजकल जो है सोलर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है। पवन चक्कियों में गतिमान वायु की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो बहुत से गांवों में गोबर गैस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें कूड़ा करकट मलमूत्र आदि गोबर को सड़ाकर ज्वलनशील बायोगैस बनाई जाती है और इसके जलने से ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ खेती के लिए अच्छी खाद भी प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा के इन स्रोतों को पूरा प्रयोग करना चाहिए। क्या आप जानते हैं? चलिए अब आप कुछ और भी जान लें। तो मुंबई के निकट स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अणु शक्ति को विद्युत में बदलने और इसके उपयोगों के बारे में खोज की जाती है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी, जो वैज्ञानिक थे, भारत के सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक में से एक थे।